तो ये खौफनाक वीडियो जो है पंजाब के पटियाला का है और जो डिस्क्लेमर होता है ना कि ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, वो एग्जैक्टली ऐसे ही वीडियोस के लिए दिया जाता है। पटियाला में क्या हुआ है ये पूरा बता देते हैं। एक कपल था, अंकित और उनकी वाइफ थी, साथ में शिफाली। ट्यूसडे इवनिंग को वहाँ पर एक जगह पे वो प्रॉपर्टी डीलर के साथ रेंटल हाउस देखने गए। जैसे ही प्रॉपर्टी का गेट खुला, अंदर से एक पिटबुल बाहर निकला और सीधा जो वाइफ थी शिफाली उस पर अटैक कर दिया उसने। अंकित उसे बचाने आगे आया तो डॉग ने उस पर भी हमला कर दिया। और ना जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें अटैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और काफ़ी देर तक जो है वो देखा जा रहा है। लोकल्स फिर स्टिक लेकर आते हैं, डॉग को हटाने की कोशिश करते हैं और फाइनली लोगों ने जो था वो कपल को खींचकर साइड और सेफ जगह पर पहुंचा ही दिया। शिफाली को सीरियस इंजरीज के बाद सर्जरी करवानी पड़ी, तो वहीं अंकित को भी ना मल्टीपल इंजरीज और स्टिचेस आए हैं। ओनर के खिलाफ इस मामले में अभी तक जो एफआईआर है वो रजिस्टर कर दी गई है। अब यहाँ पर स्वर्णा एक हम लोग एक्सपीरियंस ये शेयर कर देते हैं कि आई थिंक सभी ने कभी ना कभी कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस किया होगा। हम आई थिंक 4-5 साल के थे, एक डॉबरमैन ने हमको बाइट किया था फिंगर में और हमें अभी तक वो याद है और तब से हम बहुत डरने लगे थे ऐसे डॉग से इन जनरल। अब जाके जैसे जैसे बड़े हुए हैं थोड़ा सा बेटर हुआ है, बट हाँ ये एक एक्सपीरियंस है जो अभी भी डर लगता है। अभी भी लगता है। मेरे साथ भी ना कुछ ऐसे ही हुआ था हरीम। कोविड का टाइम था तो उस टाइम पे लोग सड़कों पर कम जाते थे, तो मैं काम से बाहर गई हुई थी तो मैंने कुछ नहीं किया था। मैं एक सड़क से अपने घर की तरफ आ रही थी और अचानक से एक कुत्ता पीछे से आता है और इतनी जोर से मेरे पैर पे उसने अटैक किया और अटैक करने के बाद फिर वो चला गया। और मतलब वो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सब कुछ हुआ। मुझे समझ में ही नहीं आया कि मुझे रिएक्ट कैसे करना है। और मुझे कुत्तों से ना पहले भी बहुत डर लगता था, इतना डर लगता था कि अगर मैं रात को अगर ट्रैवल कर रही हूँ और किसी रोड पर अगर मैं कुत्ते को देख लूँ तो मैं अपना रास्ता जो है वो बदल लिया करती थी। और उसके बाद तो मेरा जो तब डर था वो और ज़्यादा बढ़ गया कि मतलब ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कई बार कि अगर मैंने सड़क पर कुत्ते को देखा और मैं अकेले हूँ तो मैं रोने पर भी आ गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन मैं एक ये बात भी बताना चाहूँगी कि अभी कुछ सालों पहले हमारे घर में एक पेट भी आया है, तो अब मेरा जो वो डर है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पूरी तरह से खत्म हो गया तो ऐसा नहीं है। अभी भी मुझे, अगर मैं अकेले रहूंगी और मैं किसी सड़क पर हूँ जहाँ पर कुत्ते होंगे तो मुझे डर लगेगा। हाँ मैं ये समझती हूँ कि वो ऐसे अटैक नहीं करेंगे, बट मुझे डर लगता है। हाँ तो बेसिकली यहाँ पर ना पेट डॉग का भी एक केस हमने देख लिया क्योंकि हमें जिसने काटा वो पेट डॉग था, फिर तुम्हें मुझे स्ट्रे डॉग ने काटा था। तो हर तरह के डॉग से कुछ ना कुछ किसी ने एक्सपीरियंस किया है। एनीवे तो भाई अगर इंस्टाग्राम खोलो तो डॉग्स ना बहुत ही क्यूट दिखते हैं, मासूम दिखते हैं। और डॉगेश भैया की रील्स आई थिंक हम सब ने ही देखी होंगी, लेकिन रील्स में जो डॉगेश भैया हैं वो जितने स्मार्ट और स्टाइलिश और फुल ऑफ स्वैग दिखते हैं, रियल लाइफ में ये डॉग्स लोगों को परेशान करते हैं। इट इज़ अ फैक्ट। और ये सिर्फ गली के स्ट्रे डॉग्स की बात नहीं है, कभी सोसाइटी के बाहर, कभी पार्क में, कभी लिफ्ट में, और अब भाई अगर इस केस को देखें रेंटल होम देखने गए कपल पर भी पेट डॉग अटैक कर दे रहा है। और इस समय ना सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग चीज़ पता है क्या है हरीम, कि ये कपल ना डॉग के पास जाकर उसे प्रोवोक भी नहीं कर रहे थे। ये तो बस उस घर में गए थे, घर देखने के लिए, रेंटल घर देखने के लिए। गेट खुला और कुछ ही सेकंड के अंदर ना वो सिचुएशन जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो वीडियो हमने सबने देखी। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ओनर ने डॉग को रोकने की कोशिश की लेकिन अटैक तुरंत रुका नहीं। और जब आप फुटेज देखते हैं तो एक चीज़ बहुत ही क्लियरली ये समझ आ रही है फुटेज देख के कि पावरफुल डॉग को रखना और पावरफुल डॉग को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना ये दोनों अलग चीज़ें हैं और यहाँ पर क्लियरली वो हैंडल नहीं किया जा रहा था। एग्जैक्टली और ना यही सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि डॉग अटैक को हम सिर्फ ना बैड डॉग की स्टोरी बनाकर ख़त्म कर देते हैं या फिर इसके पीछे जो पूरा सिस्टमैटिक एरर है उसको देखते हैं। एक तरफ ना इंडिया में कई लोग जो हैं वो डॉग्स के साथ रहते हैं, उन्हें फीड करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें अडॉप्ट करते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और डॉग्स भी बहुत प्यार करते हैं। हाँ लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है। दूसरी तरफ डॉग बाइट्स का स्केल जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता है। गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक 2023 में इंडिया में 30 लाख से ज़्यादा रिपोर्टेड डॉग बाइट केसेस थे। 2024 में भी 21 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए और इनमें 5 लाख से ज़्यादा विक्टिम्स तो 15 साल से भी कम एज के बच्चे थे। तो मतलब हर एज को परेशान कर रहे हैं।
और यहाँ ना एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्ट्रे डॉग अटैक्स और पेट डॉग अटैक्स एक ही प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। दोनों के सोल्यूशन भी एग्जैक्टली सेम बिल्कुल भी नहीं हो सकते, दोनों को अलग अलग तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। करेक्ट। एक वो होता है ना, एक कोई बात नहीं, कुछ नहीं करेगा, ये सेंटेंस हम इतनी बार सुन चुके हैं। अरे फ्रेंडली है, बस स्मेल कर रहा है, मेरा डॉग तो किसी को कुछ करता ही नहीं है। लेकिन ना प्रॉब्लम तब होती है जब किसी को कुछ हो जाता है, जैसे इस वीडियो में हुआ है। क्योंकि डॉग ओनर के लिए वो एक पेट हो सकता है, लेकिन सामने वाले के लिए वो एक अनफेमिलियर, अनप्रेडिक्टेबल एनिमल भी हो सकता है। और स्पेशली बच्चे, सीनियर सिटीजन्स और पेडेस्ट्रियंस के लिए एक अग्रेसिव डॉग का एनकाउंटर जेन्युइनली मतलब फ्राइटनिंग है, डराने वाला है। और रेबीज को ना हम बिल्कुल भी कैजुअली नहीं ले सकते हैं। WHO के करंट इंडिया एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इंडिया में ना एनुअली अराउंड 91 लाख एनिमल बाइट्स होते हैं, जिसमें से 3/4 से ज़्यादा जो है वो डॉग्स की वजह से है। WHO के 2024 एस्टिमेट में ह्यूमन रेबीज डेथ इंडिया में 5726 पर ईयर जो है वो एस्टिमेट की गई है। और रेबीज की ट्रेजेडी जो है ना वो ये है कि सिम्टम्स डेवलप होने के बाद डिजीज ऑलमोस्ट फेटल होती है। लेकिन अगर टाइमली वुंड वॉशिंग है, पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन और प्रॉपर मेडिकल केयर से जो है इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो डॉग बाइट को बस एक छोटा सा कट है, कोई बात नहीं, ऐसे कहकर इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये काफी डेंजरस हो सकता है। बिल्कुल। अब हमने जब यहाँ पर पेट डॉग्स की बात की है तो थोड़ा सा हम स्ट्रे डॉग्स की भी बात कर लेते हैं। तो स्ट्रे डॉग्स को फीड करने पर ना बहुत बड़ी डिबेट जो है वो लगातार चलती रहती है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि फीडिंग इटसेल्फ इलीगल या ऑटोमेटिकली रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट करंट एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स फीडिंग अरेंजमेंट को रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन रूल्स ये भी कहता है कि फीडिंग स्पॉट जो है वो म्यूचुअली डिसाइड किया जाना चाहिए। उन्हें बच्चों के जो खेलने का एरिया होता है वहाँ पर नहीं होना चाहिए। जो स्टेयर केस वाले एरिया है जहाँ पर लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या फिर किसी भी गेट के एंट्री या एग्जिट पॉइंट पर इस तरह की जो फीडिंग स्टेशंस हैं वो नहीं होने चाहिए। एग्जैक्टली, ये सही बात है। क्योंकि जब एक कॉलोनी के मेन गेट के पास ना आप रोज 10-12 डॉग्स को फीड करवा रहे हैं और वही जगह बच्चे, एल्डरली और डिलीवरी स्टाफ भी यूज करते हैं कई बार, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इनएविटेबल हो सकता है। रेजिडेंट्स बोलते हैं कि डॉग्स को हटाओ, फिर फीडर्स बोलते हैं कि डॉग्स को ऐसे मत छेड़ो, और फिर ये दोनों साइड से उनके बीच एक आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। और सोल्यूशन किसी एक साइड को मतलब विलन बनाना है नहीं। सोल्यूशन ये है कि डेजिग्नेटेड फीडिंग जोन्स, डेजिग्नेटेड टाइमिंग्स, वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन और प्रॉपर मॉनिटरिंग, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। इसके अराउंड दिल्ली से एक इम्पॉर्टेंट फैसला आया था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD और NDMC को ऑर्डर दिया है कि वो स्ट्रे डॉग के लिए ना स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन कैंप्स चलाएं। पहले एक वार्ड में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर और फिर उसके बाद बड़े पैमाने पर। कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि डॉग्स को कंपाउंड में बांध कर नहीं रखा जाएगा, उन्हें हेल्दी तरीके से रखा जाएगा, उनकी जो है वो वैक्सीनेशन की जाएगी, उनका स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा, और एक बार जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाए तो फिर उन डॉग्स को उनके जगहों पर छोड़ा जा सकता है। ये ऑर्डर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से ही स्ट्रे डॉग के मैनेजमेंट को लेकर जो है उसको सही ढंग से हैंडल करने के लिए लाया गया था, और उसी को ध्यान में रखते हुए, उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ये रूल जो है वो बनाया गया है। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है कि एक वैक्सीनेटेड स्टेरिलाइज्ड कम्युनिटी डॉग और एक अनवैक्सीनेटेड अनस्टेरिलाइज्ड डॉग, इन दोनों डॉग पॉपुलेशन को सेम कैटेगरी में रखना साइंटिफिकली भी सही नहीं है। गवर्नमेंट के ABC फ्रेमवर्क का बेसिक आइडिया ये है कि डॉग्स को स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट करके पॉपुलेशन और रेबीज ट्रांसमिशन दोनों को कंट्रोल किया जाए। तो मतलब हर डॉग खराब नहीं होता है, वो वाली एक चीज़ जो है। बिल्कुल। अब गोइंग बैक टू पेट डॉग्स, क्योंकि हर डॉग अटैक को स्ट्रे डॉग अटैक के नाम पर उनको ब्लेम कर देना ना, ये भी ठीक बात नहीं है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुझे ये सबसे बड़ी दिक्कत हरीम ये होती है पेट डॉग के जो ओनर्स होते हैं ना उन पर। वो क्या करते हैं, हम देखते हैं पब्लिक स्पेसेस में लीश के बिना अपने कुत्तों को वो घुमाते हैं। फिर अगर कोई बच्चा वहाँ आ रहा होता है तो वो अपने डॉग को कंट्रोल नहीं करते और कह देते कि अरे कुछ नहीं करेगा, देखो ये बच्चा है, हम संभाल लेंगे। लेकिन वो जो डॉग है वो कई बार कंट्रोल से बाहर भी हो जाता है। अपने लिफ्ट में केसेस देखे हैं, कई बार लिफ्ट की जो CCTV फुटेजेस है वो सामने आती है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो पेट डॉग है वो कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो मतलब मैंने ये देखा है कि जो मुझे ऐसा लगता है जो पेट डॉग के जो ओनर है उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने डॉग को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि डॉग की अच्छे से ट्रेनिंग की जानी चाहिए, और उसके बावजूद भी, क्योंकि ट्रेनिंग भी ना कई हद तक ऐसा हो सकता है कि जो डॉग को
जो डॉग है उसको कुछ ट्रिगर कर जाए जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो उनको उस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास भी पेट है, हमने उसकी ट्रेनिंग करवाई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको जब पब्लिक स्पेसेस में लेकर जाते हैं तो हम एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं कि व्हाट इफ, मतलब कुछ भी उसको ट्रिगर कर सकता है ना, तो हो सकता है कि वो अग्रेसिव हो जाए, तो उसका ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उसका ध्यान सही ढंग से रखें। अच्छा, और रिसेंट ईयर्स में जो पेट डॉग से रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं उसमें बच्चों को भी विक्टिम हमने बनते देखा हुआ है। इसमें नोएडा का केस आया है, बेंगलुरु से आया है, मुंबई से आया है, अहमदाबाद से आया है, और हर इंसिडेंट की सर्कमस्टांसेस भले अलग थी, लेकिन कॉमन क्वेश्चन एक ही था कि ओनर ने अपने एनिमल को कितना रिस्पॉन्सिबली कंट्रोल किया। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम किसी स्पेसिफिक ब्रीड के हर डॉग को ऑटोमेटिकली डेंजरस भी नहीं डिक्लेयर कर सकते। डॉग का बिहेवियर जेनेटिक्स के साथ साथ ट्रेनिंग, सोशलाइजेशन, हैंडलिंग और एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस होता है, जैसा तुम अभी बता रही थी। लेकिन इसका दूसरा साइड ये भी है कि कुछ ब्रीड्स फिजिकली एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं, तो उन्हें हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा होनी चाहिए, उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। इसमें पिटबुल, रॉटवाइलर और कुछ और पावरफुल ब्रीड को लेकर ना इंडिया में डिबेट काफ़ी लंबे टाइम तक चली है। मार्च 2024 में सेंटर ने 23 ब्रीड को डेंजरस एंड फ्रोशियस कैटेगरी में रखते हुए इंपोर्ट, ब्रीडिंग और सेल पर ना रिस्ट्रिक्शन का जो सर्कुलर था वो इशू किया था। लेकिन जनवरी 2025 में सेंटर ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि वो उस सर्कुलर को फिलहाल एनफोर्स नहीं कर रहे हैं। मतलब कि नेशनल लेवल पर एक सिंपल यूनिफॉर्मली एनफोर्स्ड ब्रीड बैन का जो सोल्यूशन है अभी तक वो क्लियर नहीं किया गया है। और इसी गैप के बीच गोवा ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूट लिया था। गोवा के एनिमल ब्रीडिंग एंड डोमेस्टिकेशन रेगुलेशन एंड कॉम्पनसेशन एक्ट सितंबर 2025 में गजेट में पब्लिश हुआ था। ये इस लॉ के अंडर गवर्नमेंट किसी ब्रीड या क्लास ऑफ एनिमल को फेरोशियस एनिमल नोटिफाई कर सकती है। इसको आप और आगे एक्सप्लेन अगर करो तो। अगर किसी के पास ऐसा नोटिफाई एनिमल ऑलरेडी है तो ओनर को ना 30 डेज के अंदर में उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी और 60 डेज के अंदर में स्टेरिलाइजेशन करवाना होता है। वायलेशन पर जो इम्प्रिजनमेंट है और 50,000 का फाइन जो है ये भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है। यानी कि गोवा ने ना इशू को सिर्फ बैन करो या मत करो की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं रखा है, बल्कि उन्होंने रेगुलेशन और जो अकाउंटेबिलिटी है इस पर भी ध्यान दिया है और इसको लेकर एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। और यहाँ पे ना जर्मनी का मॉडल भी एक इंटरेस्टिंग लेसन है हम लोगों के लिए। वहाँ डेंजरस डॉग्स को रेगुलेट करने के लिए ब्रीड स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस के साथ ओनर रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग है। जर्मन लॉ के अंडर अगर किसी एनिमल से किसी पर्सन को इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज होता है, जनरली एनिमल कीपर लाइबिलिटी फेस कर सकता है। और डेंजरस ब्रीड्स के इंपोर्ट और मूवमेंट पर फेडरल रिस्ट्रिक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं। पॉइंट ये नहीं कि जर्मनी का लॉ हम बस कॉपी पेस्ट कर दें और यहाँ अप्लाई करें। पॉइंट ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ डॉग की नहीं है, डॉग ओनर की भी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ना अल्टीमेटली डॉग को रखना गलत बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रे डॉग की फीडिंग करना भी गलत नहीं है, एनिमल वेलफेयर की बात करनी भी बिल्कुल भी गलत नहीं है। गलत तब हो जाता है जब किसी एनिमल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर भी आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली नहीं लेते हैं। जब आपका डॉग किसी और को इंजर्ड कर देता है और आप बस ये कह देते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, और आप उस डॉग का ध्यान ठीक ढंग से नहीं रखते और आप अपने आप को बस डॉग लवर कहते हो, लेकिन उस डॉग की वजह से जो दूसरा इंसान परेशान हो रहा है आप उसकी बात को ध्यान ही नहीं करते। और पटियाला का जो ये केस है इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ एक कपल की अनफॉर्चुनेट स्टोरी नहीं है, ये हमें एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछने पर मजबूर करता है। क्या किसी की पर्सनल चॉइस को, मतलब डॉग रखने की पर्सनल चॉइस को, पब्लिक सेफ्टी के रूल्स से कंप्लीटली फ्री होना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। मतलब और अब यहाँ पर सवाल ये है कि इंडिया को डेंजरस और हाई रिस्क डॉग ब्रीड के लिए स्ट्रिक्टर नेशनल जो रूल है क्या उसकी ज़रूरत है, या फोकस ब्रीड बैन पर नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप और इन्फोर्समेंट पर होना चाहिए? और स्ट्रे डॉग क्राइसिस के लिए सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन क्या हो सकता है? स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन, डेजिग्नेटेड फीडिंग जोन, बेटर जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो, या फिर स्ट्रिक्टर अकाउंटेबिलिटी? तो ऑन दैट नोट, मेरा नाम है हरीम, मेरा नाम है स्वर्णा और आप देख रहे थे द बहन शो।